मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अपर्णा दीक्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अपर्णा जी का बहुत स्वागत है। अमरनाथ पासवान हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमरनाथ जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। सुजाता पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुजाता जी का बहुत बहुत स्वागत। सुजाता जी, बिहार में अप्रत्याशित मतदान हुआ। स्वतंत्रता के बाद से 1952 से जब से चुनाव की यात्रा भारत में शुरू हुई, तब से लेके आज तक बिहार में इतना वोट कभी नहीं पड़ा। बड़े बड़े फैसले आए बिहार में, बड़ी बड़ी उठापटक हुई। लालू यादव का उदय एक बड़ा वो था, नीतीश कुमार का उदय एक बड़ा प्रसंग था, लेकिन इतना वोट कभी नहीं पड़ा। और उसमें भी कोई मुझे बता रहा था, मैंने चेक नहीं किया, कि महिलाओं का वोट जो है वो पुरुषों के मुकाबले 8% ज्यादा है इस बार। नीतीश कुमार का जब उद्भव हुआ बिहार की राजनीति में, सक्रिय उसमें महत्वपूर्ण रोल में वो आए, तो जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं का 1.5-2% ज्यादा वोट आया था जब आंकड़ा, तो मुझे लगा था कि ये फैसला नीतीश जी के पक्ष में जाएगा। आज मैं देख रहा हूं 8%। लेकिन अभी दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ वोट बता रहा है कि हम जीत गए। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी लहर चल रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं चुनाव भले आधा हुआ हो, नतीजा पूरा आ गया। इधर से जगत प्रकाश नड्डा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, सब कह रहे हैं लहर चल रही है, सुनामी चल रही है, और आधा चुनाव जो हुआ है उसमें हम सबसे आगे हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आंकड़ा क्या कह रहा है? देखिए, पहले तो ये है कि वोटर टर्नआउट ये दिखाता है कि वोटर का विश्वास है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट देने में। तो सबसे पहले तो यहाँ एक चीज क्लियर है कि एसआईआर पे जो राहुल गांधी ने झूठ प्रपंच फैलाने की कोशिश की थी, कल भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पे, वो बिल्कुल से बिहार ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया उसको, उस नैरेटिव को नकार दिया है। और दूसरा चीज जो ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे लगता है कि वोटर टर्नआउट से इम्पोर्टेंट है ये कि हम ये देखें कि किसका वोटर बाहर आके सबसे ज्यादा वोट किया। तो जैसे आपने बोला कि अगर 8% महिलाओं ने वोट किया, जैसे कि बता दे सारे आंकड़े, तो इसका मतलब ये है कि क्लियर कट जेडीयू को एज है, नीतीश कुमार को एज है। तो शायद बिहार की जनता ने ये सोचा होगा कि जिस व्यक्ति ने एक सिर्फ इलेक्शन के वक्त में वादे नहीं किए और चीजें नहीं की, वो उसने एक जनरेशनल पॉलिटिक्स की, महिलाओं के लिए पहले साइकिल दी, फिर पोशाक दिया, फिर उसके बाद वजीफा दिया, फिर उसके बाद उसको पंचायत में आरक्षण दिया, पुलिस के बहाली में आरक्षण दिया, सरकारी का जो नौकरी होती है वहां पे दिया, और अभी 10,000 रुपए भी दे रहे हो, और उसके बाद और वादा भी है कि 2 लाख रुपए और देंगे अगर तुम कोई रोजी रोजगार शुरू करना चाहती हो। तो ये जनरेशनल पॉलिटिक्स की जीत है और ये नीतीश कुमार की जीत है। एक तरह से इनको एक बड़ा फेयरवेल दिया है बिहार की महिलाओं ने, अगर ये ऐसा दूसरे फेज में भी कंटिन्यू रहता है। तो जहां तक महागठबंधन की बात है, तो वो तो कोई भी व्यक्ति जो कि बिहार में जमीन पे गया होगा, वो आपको पता चले कि शायद 2020 में तेजस्वी के लिए लहर थी, वो लहर इस बार तेजस्वी के लिए नहीं है। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि राहुल गांधी हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत क्रूशियल टाइम जो होता है चुनाव से पहले का, जब हवा बनती है लोगों की, पार्टियां अपने वादे करते हैं, उस समय उन्होंने उनको एसआईआर में उलझाए रखा। तेजस्वी सिर्फ ड्राइविंग सीट पे उनको ड्राइव करते रह गए, और इनको राहुल गांधी अपना नैरेटिव बना, और वो नैरेटिव जो बिहार में कहीं भी किसी भी वोटर के मन में था ही नहीं। क्योंकि ना तो बिहार और ना यूपी, आप जानते हैं कि राजनीतिक रूप से कितना परिपक्व होते, एक रिक्शा वाला जी। भी अगर राजनीतिक विश्लेषण करेगा, तो शायद जो लोग हार्वर्ड से बैठे हुए अगर करते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले से, उससे बेहतर विश्लेषण करके दिखा देगा आपको। तो ये अगर, और उसका, और आप कहते हैं कि 80 लोगों का वोट अगर चोरी हो गया, तो बिहार में तो मार डालेंगे लोग एक दूसरे को, अगर ऐसा हो गया तो। और जब इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि ठीक बात लोग आ रहे सुजाता हैं, जी। यही नहीं, जी। जो पलायन करके गए थे वो जी। पूरे ट्रेन भर भर के लोग आ रहे हैं, बाथरूमों में खड़े होके लोग आ रहे हैं। तो इसका जी। एक मतलब, एक बिहारी की जो स्थिति है उस वो अलग बात है, लेकिन जो वोटिंग में व्यवस्था में जो विश्वास है, वो तो आपको दिखता ही दिखता है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है, ये क्लियर कट एज है एनडीए को, क्योंकि महिला वोटर पिछले चुनाव में भी जब 10,000 रुपए नहीं भी थे, तभी भी जहां-जहां महिला वोटरों ने बढ़ चढ़ के टर्नआउट दिया, वहां पे एनडीए की जीत हुई। और ठीक है। नीतीश कुमार की ठीक। छवि भी वैसी है, क्योंकि ठीक है जंगल सुजाता राज जी, से अभी सबसे रुकना ज्यादा होगा। मैं प्रभावित हुए धर्मेंद्र ना। जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कह दूं। 2 दशकों से इन कंटिन्यूएशन, मुसलसल
नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आधी आबादी के सर्वाधिक प्रिय नेताओं में से बने हुए, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता ना। अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। ना भाजपा का कोई नेता है वहां स्थानीय, ना जनता आरजेडी का है जो ये कहे कि नहीं आधी आबादी का नायक मैं हूं। सुजाता जी भी बता रही थी, मैं सोचता हूं कि जब छोटी सी बच्ची को 5वें 6ठे 7वें में जो पढ़ रही थी उसको साइकिल मिली होगी, आज वो गृहिणी के रूप में एक पूरा परिवार संचालित कर रही है और उसने देखा कि लगातार नीतीश कुमार हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये एक बड़ी बात होती जिसको सुजाता पांडे कह रही थी कि पीढ़ीगत राजनीति, लगातार हाथ पकड़े रहना। धर्मेंद्र जी, इतना कभी नहीं हुआ, नहीं इतना वोट कभी बिहार में पड़ा ही नहीं आजादी के बाद से। बड़े बड़े नेता आए, जयप्रकाश जी जैसे व्यक्ति यहां थे, उन्होंने एक आंदोलन किया जिससे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से खड़े हुए। पटना का कॉलेज में पहली बार तभी चुनाव लड़वाया गया था लालू यादव को, स्टूडेंट यूनियन का, तो तब कभी इतना वोट नहीं पड़ा। इस बार इतना वोट क्या बता रहा है? ऐसी क्या बड़ी घटना आपको दिख रही है जिससे आपका विजडम ये कहे कि ये घटना थी, इससे ट्रिगर होके लोग आ गए? जबकि देश में कांग्रेस और एनडीए इंडिया ने ये एक परसेप्शन पर आने की कोशिश की कि वोट में घोटाला है, वोट में बवाल है, वोट सब गड़बड़ है, उसके बाद भी इतना वोट। और अगर मैं आप लोगों की बात मानूं तो आप लोगों ने तो कहा था 65 लाख या कितने लाख तो वोट भगाई दिए। इतने लाखों लाख वोट कटने के बाद इतना वोट परसेंटेज। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी। देखिए, जनरली जो एक ट्रेंड देखा गया है जी, कि जब बड़ी तेजी से मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ज्यादातर मतदाताओं में उत्साह रहता है कि हमें सरकार बदलनी है। ऐसा केवल मैं अपने हिसाब से कपोल कल्पित नहीं कर रहा हूं, ऐसा जो हिस्टोरिकल हिंदुस्तान के चुनाव का टर्नआउट रहा है वो देखने को मिलता है। आप केवल एक चुनाव को देख लीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो उसके पहले चुनाव से करीब करीब 10% वोटर टर्नआउट हिंदुस्तान के अंदर बढ़ा था और परिवर्तन की लहर एक जो दिखी थी वो रिजल्ट में बदली, उससे परिवर्तन हुआ। उसके पहले की भी जब जनता दल के बाद नीतीश जी को मौका मिला बिहार में, तब देख लीजिए, और लगातार कमोबेश जो पिछला कंटेस्टिंग चुनाव था वो 1-2% बढ़ा था, नहीं तो आसपास 2-3% ऊपर नीचे करके चलता रहा, उनकी सरकार चली रही। अब देखिए 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें। टर्नआउट क्यों? एक तो नीतीश जी की उम्र हो गई, जो पूरे बिहार में आम चर्चा का विषय है कि उनकी उम्र के हिसाब से विस्मृति का जो उनको लगातार भूल जाने का, कुछ भी बोल देने का विधानसभा के अंदर। अब महिलाओं की बात हमारी साथी कर रही थी यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, लेकिन महिलाओं को लेकर के जितना भद्दा कमेंट उन्होंने सदन के अंदर किया था, शायद ही सभ्य समाज में या किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता ने इस तरह की बात की हो, वो अलग विषय है। लेकिन जी। बिहार के अंदर 2-3 चीजें, जैसे प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत के करीब करीब एक तिहाई, करीब -30% के आसपास है। बिहार की परचेज पावर है धर्मेंद्र भाई अब इसका समय बीत गया। ना ना ना, अब रोकूंगा मैं, सुनिए, नहीं नहीं अभी रुकना होगा, ये इसका समय बीत गया। आधा चुनाव हो गया, आधा। अब ये प्रति व्यक्ति आय ये 3 महीने पहले बताई जाती है, आज प्रति व्यक्ति आय को क्या चक्कर है यार? आज तो केवल आज के सीन पे चर्चा करें। आपने पूछा कि बिहार में अगर टर्नआउट हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि हाँ परिवर्तन के लिए हो रहा है, तो उसके कारण आपने पूछा तो मैं गिना रहा हूं, नहीं सुनना चाहते कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादा मतदान, मुद्दे कुछ भी हो, मुद्दे जो है अगर आप समय नहीं देना चाहते, नहीं बता रहा हूं किन मुद्दों नहीं, मुद्दों पर तो 3 महीने से बहस हो ही नहीं। ज्यादा मतदान, हाँ नहीं, ज्यादा मतदान का मूल कारण है कि विशेष रूप से बिहार का नौजवान, बिहार का किसान और बिहार की महिलाएं वो परिवर्तन चाहती है, क्योंकि पिछले 20 सालों में लगातार नीतीश जी ने कोई अमूल चूक परिवर्तन ऐसा किया नहीं जो सुशासन बाबू के रूप में विख्यात रहे। ठीक है धर्मेंद्र भाई, अभी रुकना होगा। मैं अमरनाथ पासवान जी के पास चलूं। उम्र को इतना ज्यादा कटघरे में खड़ा मत करिए, सबके घर में बड़े बूढ़े हैं महाराज। नहीं, बड़े बूढ़े हैं तो सब अरे अब फिर धर्मेंद्र जी ये अंताक्षरी मत खेलिए, अंताक्षरी मत खेलिए। अंताक्षरी नहीं, लेकिन नहीं, एक दिन रुकिए, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी आवाज नहीं जाएगी, अभी रुकना ही होगा, है ना? दोबारा जब आपके पास आएंगे तब तक कागज पे लिख लो कि भाई हमको ये बोलना है 1 2 3। अच्छा है,
मैं सारे सबके घरों के घर शब्द का इस्तेमाल मतलब राजनीतिक दलों के बड़े बूढ़ों के वक्तव्य बताऊंगा तो कईयों के चेहरे शर्मसार हो जाएंगे कि जब उनकी उम्र हुई तो वो क्या बोल रहे थे अल्लबल। बताऊं, इसलिए ये सब मत करिए, ये ठीक नहीं कि नीतीश जी की उम्र हो गई। कौन तय करने वाला होता है उम्र हो गई, क्या वो आप घर बैठो? जनता ही मालिक है, मालिक को पार्टियां तय कर लेंगी। खैर छोड़िए उस बात को। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि इतिहास बताता है, आंकड़े बताते हैं, सेफोलॉजी बताती है कि ज्यादा टर्नआउट सरकार गई। 15 साल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हर बार बड़े टर्नआउट के साथ सत्ता में वापस रहे, बने रहे 15 साल। ठीक, रमन सिंह बने रहे छत्तीसगढ़ में 15 साल, ज्योति बाबू बने रहे 31 साल, नॉर्थ ईस्ट में कई मुख्यमंत्री इतना रहे, शीला जी रही 15 साल। हर बार, पिछली बार 2 वोट तो अगली बार 4 वोट। इसलिए यह कहना ठीक नहीं। मैंने शुरुआत में जो बात कही थी वो संतुलित बात कही थी। खूंटा तोड़ के भागेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा था सेफोलॉजी में, चुनाव शास्त्र में दोनों तरह के आंकड़े मौजूद हैं। ज्यादा वोट सरकार चली गई, ज्यादा वोट सरकार और मजबूत होके बच रही, ये कहते तो ईमानदारी होती। सबके उदाहरण हैं, सबके उदाहरण, इसलिए ऐसा नहीं सरकारें बाप रही हैं, जनता को जब तक सरकार पसंद रहेगी तब तक रहेगी। खैर, अमरनाथ पासवान जी, कांग्रेस के हिसाब से जब राहुल गांधी कह रहे पूरे देश में गड़बड़ घोटाला है वोट में, तब ये बिहार का आजादी के बाद से लेके अब तक का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट क्या कह रहा है? क्योंकि राहुल जी ने तो, आज मैंने देखा तेजस्वी की प्रतिक्रिया अलग है, बिल्कुल अलग, राहुल जी की बिल्कुल अलग है। तेजस्वी ने कहा ये बम्पर जनादेश है, मैं इसका स्वागत करता हूं, बिहार के लोग निकले हैं। राहुल जी ने कहा सब गड़बड़ है, सब घोटाला है, सारा वोट फर्जी है। तो दोनों में अंतर है टिप्पणी में। जी पासवान जी, देखिए, राहुल जी क्या बोल रहे हैं और तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं, दोनों का अगर अर्थ का अनर्थ निकालेगा कोई व्यक्ति तो वो नहीं समझ में आएगी बात। दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं कि मोदी जी का जो लोक लुभावन स्टाइल है वो फेल हो गई है बिहार के चुनाव में। और धर्मेंद्र भाई सही बोल रहे थे, एज को लेकर के आपने हमला किया है धर्मेंद्र जी के ऊपर, लेकिन सही बात है कि एक मुख्यमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है और जिस तरीके से उलूल-जुलूल बात नीतीश जी करते हैं। दूसरी बात टर्न आउट की बात है, तो टर्न आउट इसलिए भी हुआ है कि बिहार की जनता प्रवासी के रूप में पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में काम करती है और जी छठ माँ के इस पावन पर्व पर सभी लोग अपने घरों को आते हैं और लोग एकदम कसम खाकर आए छठ मैया का कि इस बार बिहार की सत्ता को बदल देना है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक युवा हैं और उनके ऊपर भरोसा है युवाओं को और महिलाओं का वोट का प्रतिशत बढ़ा है। तो आप देख लीजिए कि बिहार में शराब पीकर मरने वालों की संख्या कितनी है, क्योंकि शराब बनती तो पेपर में है, फाइलों में है, लेकिन शराब तो आसानी से मिल रहा है। अभी देखिए विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, अपने क्षेत्र में कल निकले थे और एक एमएलसी अजय सिंह से उनकी मुलाकात हो जाती है, आमने-सामने अलग-अलग पार्टियों के लोग होते जी हैं। झगड़ा देखिए उसमें क्या आरोप लगाते हैं विजय सिन्हा डिप्टी सीएम कि तुम शराब पीकर बात कर रहे हो। मतलब कि सरकार बिल्कुल शराब बंद करने में असमर्थ रही है। महिलाओं का के साथ अत्याचार अन्याय की घटनाएँ 10 गुना बढ़ी है बिहार के अंदर। इसलिए वो 10,000 रुपए का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी उसी बिहार में, उसी पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए थे और उन्होंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल मैं दूं कि 2 रुपया दे दूं बिहार के लिए, 4 रुपया दे दूं, नहीं 15 रुपया दे देता हूं। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है और राजनीतिक समझ उसके पास बहुत जबरदस्त है। जी तो ये कहना कि ये वोट ठीक, वोट का जो टर्न आउट हुआ है, वोटर बहुत ज्यादा बढ़े, 65 के नियर अबाउट वोटिंग हुआ है, उससे नीतीश जी पुनः आ रहे हैं। तो नीतीश जी को खुद ही भारतीय जनता पार्टी निपटाने में लगी है और भारतीय जनता पार्टी एलजेपी के नेताओं को नीतीश जी निपटाने में लगे हुए हैं।
तो ये साफ-साफ ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है बिहार के चुनाव में, जी, साफ-साफ दिखा रहा है, ये तेजस्वी यादव युवाओं के दिलों के धड़कन है। राहुल गांधी जी के सहयोग से संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की जी, रक्षा, ठीक, बिहार वासियों की रक्षा ठीक, करने के लिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री 14 तारीख को बनने वाले हैं। जी, ठीक, ठीक है। घोषणा कर दी पासवान जी ने तो कि 14 को तेजस्वी शपथ ले रहे हैं। टाइम नहीं बताया, बस इतना ही छोड़ा है, बाकी तो घोषणा कर ही दी। हो सकता है कल बहस में बैठे तो टाइम भी घोषित कर दें कि भाई 12 बजे लेंगे, 12:10 पर लेंगे, क्योंकि उनका उत्साह तो मैं देख ही रहा हूँ। मैं ही नहीं समझ पाया कि अरे रुक जाओ भाई, अभी मेरी बहस का डेकोरम है अमरनाथ बाबू, ऐसे नहीं चलता मेरे साथ। बाकी जगह चलता होगा, दोबारा अवसर आएगा तभी बोल पाएंगे, अभी आवाज नहीं जाएगी, बाकी कोई एनर्जी लॉस करो, अभी बैठो नोट करते जाओ, जब अवसर आए तब बोलो। 20 वर्ष से एक व्यक्ति राज्य के सबसे बड़ी कुर्सी पर, सबसे बड़ी कार्यकारी कुर्सी पर आसीन है। जबरिया नहीं ना, बंदूक लगा के नहीं ना, इसी बिहार की महान जनता के जरिए। तब ये किस्सा कहानी कहां थे जो आज बताए जा रहे हैं? तब भी तो ये विषय रहे होंगे, नौकरी, महिला अत्याचार, पुरुष अत्याचार, शराबबंदी, दिस दैट ब्ला ब्ला, सब रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? बाढ़ सुखाड़ सब रहा होगा 20 साल में कि नहीं रहा होगा? ऐसा भी नहीं कि राहुल गांधी नहीं थे, 20 साल में राहुल गांधी भी थे। ऐसा नहीं कि तेजस्वी नहीं थे, तेजस्वी जब नहीं थे तो लालू जी खुद थे। तेजस्वी तो ज्यादा प्रभावशाली है। तब 20 साल में परिणाम ऐसा क्यों आया? एक व्यक्ति कैसे कर रहा है, कुर्सी पर रहा? इसलिए जब बोले हम तो तथ्यों को सामने रखें। अपर्णा दीक्षित, आपकी पार्टी कह रही है, मैं नड्डा जी को सुन रहा था, वो कह रहे हो गया फैसला, एनडीए सरकार बना रहा है। कांग्रेस कह रही है कि 14 को तेजस्वी शपथ ले रहे हैं। सपा कह रही है कि हो गया हमारा डन। दोनों लोग तो शपथ नहीं ले सकते कि नीतीश जी और तेजस्वी दोनों शपथ ले लें, ऐसा तो संभव नहीं। ऐसा तो संभव नहीं कि इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों शपथ ले ले 14 को। फिर माजरा क्या है? सबसे पहले सर आपको मेरा नमस्ते और सभी साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि बिहार की जनता आकलन करने में, अपनी बुद्धिमत्ता को प्रस्तुत करने में, और आप सबसे ज्यादा देखेंगे सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते हैं बिहार की जनता से, तो बहुत समझदार है। वहां का हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आईएएस आईपीएस बनूं, इतनी होड़ है। ऐसी जनता का आकलन अगर किया जाए, अगर वो आकलन करते हैं 4 जगह बैठ के, तो देखेंगे कि आंचल हर तरफ से, हर एंगल से वो सोचते हैं। लेकिन जब बात आती है कि हमारे लिए ठीक क्या रहेगा, तो उनके दिमाग में एक बात आ रही है, पिछले 20 वर्षों में जो विकास हुआ है बिहार का, जो सड़कें हैं, जो बिजली व्यवस्था है, जो पानी है, उनका जो सुधार हुआ है, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके रोजगार को लेकर जो काम हुए हैं, तो वो समझते हैं कि नीतीश बाबू की और एनडीए सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है और जो उनको दिया है, वो किसी से अछूता नहीं है। इसी को लेकर आपने देखा होगा, एक सर्वेक्षण आए, ओपिनियन पोल्स आए हैं, उसमें एनडीए की गवर्नमेंट बनते हुई नजर आ रही है। अब आप कह देंगे विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता कि देखिए ये सर्वे तो गलत होते रहते हैं। तो आप 2014 से लेकर अब तक का सर्वेक्षण देख लीजिए, बहुत ही कम हुआ है कि जब सर्वेक्षण ओपिनियन पोस्ट गलत हो, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सर्वेक्षण होते हैं और वो हर व्यक्ति के पास जाते हैं, उनका एक अपना एक सर्किल होता है सर्वेक्षण करने का। तो ये नहीं किसी से अछूता है कि इस बार एनडीए की सरकार आएगी। बिहार में बिहार वासियों को ऐसा लगता है कि जो जंगल राज पूर्व में रहा है, जो पूरा लालू परिवार जो अभी बेल पर है, और कब जेल चला जाए सर पता ही नहीं चलता है। और ये जो इन्होंने जो मुद्दे भी सर इस बार देखिए चुने हैं ना, जो वो अराजकता कैसे भड़के। आप देखिए जो उन्होंने मुद्दा चुना, एसआईआर का मुद्दा, पैदल यात्रा की, उसमें सिर्फ और सिर्फ जेनजीज का आजकल राहुल गांधी जी देखिए सर बहुत जिक्र करते हैं। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लोगों को, छोटे युवाओं को भड़काओ, जेनजीज को भड़काओ और ये बताओ सरकारी संस्थानों पर किसी भी तरीके से उंगली उठाओ और उनको बता दो कि ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही है, ये संवैधानिक संस्थाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की होकर रह गई है, ये विपक्ष में तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये अराजकता का माहौल बनाने का जो लगातार प्रयास करे, जैसे कि हमारी सुजाता बहन ने बोला था कि विकास के मुद्दों पर जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए थी,
वो उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को पैदल यात्रा के दौरान और तेजस्वी यादव को ड्राइवर बना के निकाल दिया पूरा समय, जब वो मेहनत करनी चाहिए थी बिहार के युवाओं का दिल जीतने के लिए, बिहार के लोगों का दिल जीतने के लिए, वो उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर जाया कर दी। और बिहार के लोगों को ये समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं करने वाले, ये सिर्फ अराजकता फैलाएंगे। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि किस तरीके से बांग्लादेश में, किस तरीके से नेपाल में, और किस तरीके से अब धीरे धीरे ये जॉर्ज सोरोस के कठपुतली बनकर ही बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं। और इनको ये भूलना नहीं चाहिए। इनको लगता है कि यही चुनाव आयोग में जिस प्रकार से इस बार ये चुनाव संपन्न कराए हैं बिहार में, आप देखिए कोई ऐसा सा चुनाव जाता था जहां पर गोलियां ना चलती हो, जहां पर बूथ को कैप्चर नहीं कर लिया जाता हो, गुंडागर्दी और अराजकता कितना माहौल हुआ करता था। अब लोग शांतिप्रिय तरीके से चुनाव में जाते हैं और वोटिंग करके आ जाते हैं। पहली वोटिंग की तो आपने स्थिति देखी सर, किस प्रकार से आगे बढ़े। और आप देखेंगे सर कि इस बार जो चुनाव में महिलाओं ने आधी आबादी, जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है लोकतंत्र के महापर्व में, और ये स्वागत योग्य है। और मैं बता दूं, महिलाओं को ये लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं आगे आने वाले भविष्य में आगे बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार में जो हुआ है, नीतीश बाबू जी ने 50% आरक्षण देने का जो शुरुआत में ही उन्होंने काम कर दिया था, ऐसी कितनी अन्य योजनाएं अभी भी कहते हैं कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उनको लगता है कि ये सरकार हमारे लिए अच्छी है, हमारे परिवार के लिए अच्छी है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी है, शिक्षा के लिए अच्छी है, हमारे भविष्य के लिए अच्छी है, इसलिए चुनी गई है सर जी। तो आप देखेंगे कि ये 11 नवंबर को दोबारा से मतदान होगा, उसमें भी आप देखेंगे कि इसी तरीके से वोटिंग होगी और लोगों को उत्साह है कि दोबारा से नीतीश कुमार आए, और ये जो विपक्षी पूरा खेमा लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, आप देखेंगे सर। जी जी सुजाता जी, सारा नैरेटिव विपक्ष ने, इस विपक्ष पूरा तो नहीं, कांग्रेस विशेष रूप से, राहुल गांधी उसमें भी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि भाई मतदान की सारी प्रक्रिया दूषित हो गई है, दुर्गंधित हो गई है। मैं एक शब्द में कह रहा हूं, बाकी किससे तो कहानी है। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूं कि बिहार का चुनाव आज़ादी से अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट फर्स्ट फेज में। और दूसरी बड़ी बात ये कि किसी बूथ पर गोली नहीं चली, किसी बूथ पर हत्या नहीं हुई, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कहीं पैरामिलिट्री फोर्स को गोली नहीं चलानी पड़ी। हम लोगों ने करीब 40 साल से बिहार को देखा है एक पत्रकार के नाते। वहां चुनाव का मतलब क्या होता था वो भी हमको पता है। जैसी स्थिति अभी बंगाल में चुनाव में होती है, उससे भी खराब स्थिति बिहार में रहती थी। और तीसरी चीज में और जोड़ दूं, फिर आपकी टिप्पणी लूंगा। पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि जब बिहार जैसे राज्य में सिर्फ दो चरणों में मतदान कराया जा रहा है, सिर्फ 2 चरणों में। ये 3 संकेतक क्या बताते हैं सुजाता पांडे? जब मैं 2000 में क्लास 10th कर रही थी, तो उससे मेरे पापा पोस्टेड थे पटना में, तो मैंने जंगल राज देखा है कि वो जंगल राज। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जिसने जंगल राज जिया है, वो जब तक जिंदा रहेगा, तब तक, चाहे वो तेजस्वी हो या तेजस्वी के पुत्र, उनके वादों पे भरोसा नहीं करेगा कानून व्यवस्था को लेकर, खासकर महिलाएं। क्योंकि जब राज्य की सब कानून व्यवस्था पे असर होता है, तो उसकी पहली सबसे ज्यादा विक्टिम जो बनती है वो महिलाएं ही बनती हैं। जंगल राज में भी वैसा ही हुआ है, कहानियां भरी पड़ी है। खैर, जब बात करते हैं कि चुनाव की व्यवस्था, तो भाई बूथ लूटना तो बिहार में फेमस था। लोग वोट दे ही कहाँ पाते थे, वो तो ठप्पा मार लिया जाता था, बॉक्स बदल लिए जाते थे। और तभी ये पूरा जो संस्करण शुरू हुआ, बाहुबलियों का राजनीति में प्रवेश, और उसके बाद डॉन्स का प्रवेश, गैंगस्टर्स का प्रवेश, शहाबुद्दीन जैसे लोगों का प्रवेश, जिन्होंने एसिड से एक बच्चे को नहला के जला डाला उसको बीच सड़क पे, और लोग कुछ नहीं कर पाए। ये सब चुनाव का ही तो एक नतीजा था, और ये सब लालू के जंगल राज में हुआ। उसकी कुछ झलक आपको यूपी में भी दिखती है। तो ये सब कुछ तो देखा है लोगों ने। और आज जब वो देखते हैं कि चुनाव आयोग पे बहुतेरे इल्जाम लगाए, चाहे वो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के, ये अलग बात है कि उनका हाइड्रोजन बम सुतली बम निकला हर बार, लेकिन जो भी उन्होंने आरोप लगाए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता, जिसे अक्सर कहा जाता है कि वो अनपढ़ है, उसका वो तो ग्रेजुएट नहीं है, वो मीनियल काम करती है, उसको ये बड़े-बड़े स्लाइड शोज तो समझ में नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को 2 टूक में समझा दिया है, वो शब्द मैं यहाँ बोल नहीं सकती। तो वो बिहार की जनता ने जो असली गांधी
की जो जनता, जो बिहार की जनता, जो चंपारण की जनता, आप भी देखेंगे कि नकली गांधी को का एसआईआर का पूरा जो रिजेक्ट कर दिया है नैरेटिव। क्योंकि अगर ऐसा होता ही नहीं, अगर एसआईआर हो, अगर वोट चोरी हो रही होती तो इतना टर्नआउट होता ही नहीं, खासकर महिलाओं का। क्योंकि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि महिलाओं का वोट बहुत तरीके से काटा जा रहा है, जो मुस्लिम जो जो समुदाय है उसका वोट काटा। आपको एक भी बाइट ऐसी मिली, एक भी वोटर ऐसा मिला जिसने कहा कि मेरा वोट कट गया और मैंने मैंने वोट नहीं दे पा रहा हूं? एक भी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि महागठबंधन का जो ये फर्स्ट नैरेटिव था, वो ठीक। राहुल गांधी कैप्चर करने की कोशिश में थे, और यही बात तेजस्वी यादव को भी समझ में आई। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा थी उसका नाम ही बदल दिया। उसके बाद बिहार अधिकार यात्रा कर दी। एसआईआर की चर्चा मैनिफेस्टो तक में नहीं थी। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ठीक। एसआईआर बिल्कुल जी। एक झूठा नैरेटिव था। जी। उसी नैरेटिव का एक पहला जो दूसरा लिंक था, जिसमें पहले पहले कहा गया कि डेमोक्रेसी डेड है, फिर कहा गया इकोनॉमी डेड है, फिर कहा गया ठीक कोर्ट है। बिके हुए ठीक है हैं, सुजाता फिर जी, कहा गया ठीक। मीडिया बिकी हुई है। आपने अपनी बात अच्छे से रखी। धर्मेंद्र भाई पास चलूं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, तेजस्वी यादव ने एसआईआर का नाम लेना बंद कर दिया। अपने किसी भाषण में उन्होंने एसआईआर का जिक्र नहीं किया, किसी चुनावी रैली में ना, कतई नहीं। गंगा जल हाथ में ले लिया, बोला ना इस बवाल में पढ़ना भैया बर्बाद हो जाएंगे। क्या? किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कहीं बाइट नहीं दी। और कल जब पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ तो राहुल जी ने डिजिटल मीडिया पर कुछ लिखा लंबा चौड़ा कि सारा फर्जी है, सारे बाहर के लोग वोट डाल रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, जैसे मतदान नहीं हो रहा है, चोरी चपाड़ी हो रही है। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अमरनाथ जी ने नहीं देखा होगा, हो सकता है व्यस्त रहे हो, इसलिए उन्होंने गफलत में ऐसा बोल दिया कि एक ही बोल रहे, एक नहीं बोल रहे, बिल्कुल अलग बोल रहे। उन्होंने कहा हम बिहार की महान जनता के आभारी हैं। तेजस्वी ने कहा इतनी भारी संख्या में बाहर निकले, सकुशल मतदान संपन्न हुआ और आरजेडी की इंडिया अलायंस की महागठबंधन की लहर है। उन्होंने नहीं कहा कि दूसरों ने वोट डाल दिए, दूसरे राज्य के लोग वोट डाल गए, जो राहुल गांधी का, राहुल गांधी का कहा एक शब्द भी तेजस्वी ने नहीं दोहराया। बोले भाई तुम अपना मोहल्ला अलग रखो, हम अपना अलग रखें, कुल जमा इतनी सी बात। खैर धर्मेंद्र जी, मैं एक सवाल समझना चाहता हूं, बिहार में चुनाव हो, अब पहली बार नहीं हो रहा, और समाजवादी पार्टी भी मेरे ख्याल से 92 में तो बनी गई है, तब से लेकर तमाम चुनाव हुए, नेताजी के समय में भी, अखिलेश जी के समय में भी। मैंने इतना एक्टिव न नेताजी को कभी बिहार के चुनाव में देखा, ना इस चुनाव से पहले अखिलेश जी को कभी बिहार के चुनाव में देखा। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रो एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसके पीछे कोई खास डिजाइन, कोई खास वजह? नहीं अमिताभ जी, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और देश की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए जो जरूरी था और निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया। देखिए सब स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, सुजाता जी बोल रही थी, तमाम उन्होंने बिंदु रखे, लेकिन एक चीज इन्होंने रखा कि असली नकली कौन है। अब इनसे पूछना पड़ेगा कि इस देश में कौन नेता असली है, कौन नकली है, और मेरी राय है कि इससे बचना चाहिए किसी व्यक्तिगत टिप्पणी करने। मैं आता हूं जो आप 2-3 सवाल कह रहे थे। देखिए ऐसा एमपी में 2003 और 2018 में अमिताभ जी आप बेहतर जानते हैं परिवर्तन हुआ, और उस समय जो है बड़े पैमाने पर जब वोट प्रतिशत बढ़ा तो दोनों बार सरकारें बदल के बनी। ये हो सकता है कहीं 1-2%, लेकिन जब भारी टर्नआउट होता है जनरली ये देखा गया है। सर्वेज को देख लीजिए, सर्वेज में मैं बिहार के स्पेसिफिक क्लस्टर में जो कल वोटिंग हुई है उस पर मैं आऊं, उससे पहले मैं सर्वेक्षण बता दूं जब कब कब गलत हुए। हालांकि आपको ज्ञान है 400 पार का नारा जब बीजेपी दे के लड़ रही थी और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के इंडिविजुअल सरकार के सर्वेज थे, क्या हुआ? नहीं हो पाया, 240 पे अटक गए। 2004 के लोकसभा चुनाव हो, 2015 के बिहार में देख लीजिए, बिहार में कह रहे थे कि एनडीए की सरकार बन रही है, हुआ उल्टा, महागठबंधन के 178 सीटें मिली थी। 2018 में कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, 2021 के बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 पार दिखा रहे थे, 2022 में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी। तो तमाम सर्वे जो है फेल हुए समय समय पर। सर्वेज का अलग मैटर है, वो तो केवल एक प्रिडिक्शन है, तो उसको प्योर मान लेना बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से करती है, वो अपना करे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है बेगूसराय है, जो क्लस्टर्स में कल चुनाव हुए, बेगूसराय है, समस्तीपुर है, मधेपुरा है, मुजफ्फरनगर है, इन क्षेत्रों में रूरल आबादी ज्यादा है, किसान ज्यादा है, और जो ये बुनियादी सवाल हम उठा रहे थे जिनपे आपने कहा कि इस पर बहुत बहस हो चुकी है, उनको लेकर के वोटर टर्नआउट बढ़ा है। और वो साफ संकेत देता है
ग्रामीण क्षेत्रों में। और जहां पर एक चीज और जान लीजिए अमिताभ जी, हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि में अंतर है। हमारे साथ परिवार का मुखिया निर्णय लेता है कि हम किन मुद्दों पर किस पार्टी के साथ हैं, और पूरा परिवार क्रमोबेश अमिताभ जी वोट उसी के साथ करता है। उसमें कहीं ये नहीं होता पत्नी अलग करती पति अलग करता है। ये कुछ एक क्लस्टर शहरों का छोड़ दीजिए, बाकी गांव में जो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं। और जब ठीक है। रूरल एरियाज में वोट प्रतिशत बढ़ता है बड़े पैमाने पर और जागरूकता आती है, तो स्वाभाविक है सरकार बदल जाती है। कमोबेश बिहार में ठीक है, मुद्दे ठीक है। चाहे जो है मुद्दे पर बहुत बहस ठीक है हुई है, धर्मेंद्र जी, लेकिन बिहार ठीक में बात, परिवर्तन ठीक बात। दिख रहा है। 14 के इस समय 14 के दोपहर तक सबको आजादी है अपनी अपनी सरकार बनाने की। 1 बजे के बाद 14 के एक सरकार बनेगी, बाकी को पीछे हटना पड़ेगा। भैया देखो, बुरा ना मानना, बाकी को पीछे हटा, किसी एक को आगे जाना होगा, बाकी सब पीछे रहेंगे। बल्ली लगा दी जाएगी, बोले इसके आगे नहीं जाओगे, चलो हो गया। अब 5 साल बाद फिर बात होगी। धर्मेंद्र भाई ने बताया कि जो बुनियादी मसले हैं वो इतना ज़्यादा इस बार इमर्ज हो गए बिहार में कि उसके चलते लाखों लोग निकल पड़े एक साथ, बोले ना अब क्रांति करें। ठीक हो सकता है उनका आकलन हो। मेरे पास एक बहुत विनम्र भाव से एक सवाल है। बिहार नहीं, देश का हर हिस्सा जिस विपन्नता से, गरीबी से, अपराध से, अशिक्षा से, बुनियादी संसाधनों के अल्पता से जूझ रहा था आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, उतना तो आज कोई हिस्सा नहीं जूझ रहा, कोई नहीं जूझ रहा। ठीक, बिजली ही कब आई है, तब बुनियादी मसलों पर इतना वोट क्यों नहीं पड़ा कभी? तब तो 80% वोट पड़ जाना चाहिए था, जब बुनियादी मसले थे ही। बुनियादी नाम की कोई चीज ही नहीं थी बिहार में, तब क्यों नहीं चढ़ गया भैया? न सड़क था, न बिजली था, न कहीं पानी था। नौकरी चाकरी तो छोड़ ही दो, उद्योग धंधे थे वो गोली तमंचा की भेंट चढ़ रहे थे। मोकामा तो इंडस्ट्रियल एरिया था। नेहरू जी नींव रख के आए, फीता काट कर आए थे वहां, राजेंद्र बाबू शिलान्यास करके आए थे। वो मोकामा तो जाने लगा सूरजभान और अनंत के जरिए। तो बुनियादी सवालों पर कभी वोट नहीं हुआ। भूख, भय, भ्रष्टाचार, इससे बिहार आज थोड़े जूझ रहा है, इसे तो बहुत समय से भीषण रूप से जूझता रहा है। इसी बिहार में सैकड़ों नरसंहार हो गए, जातीय नरसंहार, सैकड़ों, बाथे हत्याकांड से लेके तमाम। तब क्यों नहीं उतरे लोग? प्रश्न है, इसका उत्तर खोजने का। अमरनाथ जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राहुल जी यात्रा के बाद करीब 56 दिन का पॉज ले गए, विराम ले गए बिहार आने में। उसके चलते पार्टी को जो बूस्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, वो समय बेकार हो गया। और जब वो आए तब तक चुनाव जहां जाना था वहां चला गया, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। क्योंकि राहुल जी, प्रियंका जी बिल्कुल लास्ट लेग में बिहार पहुंचे। पासवान जी, राहुल जी लेट में बिहार पहुंचे, प्रियंका जी लेट में पहुंची, ये सवाल नहीं है। जनता का सवाल, बिहार वासियों का सवाल ये है कि नीतीश जी के सरकार में जो 15-20 वर्षों की सरकार रही सुशासन बाबू की, और 11 वर्षों से मोदी जी की सरकार देश में है, तो क्या बिहार वासियों को रोजगार मिल गया? शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुल गई? क्या हॉस्पिटल खुल गए? क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके शिक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर के, महिला अस्मिता को लेकर के, बेरोजगारों की समस्या को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर के, क्या सरकार ने कहां तक सफल रही है? इस पे विचार बिहार की जनता कर रही है। और आप बार बार बोल रहे हैं कि टर्नआउट बहुत ज्यादा, मतदान प्रतिशत बढ़ गया। तो इसलिए बढ़ गया कि आजादी के बाद आपने बताया कि 1952 में जो आम चुनाव पहली बार हुआ, उसके बाद पहली बार बिहार में 65% के आसपास मतदाताओं ने मतदान किया है। तो उसके पीछे का कारण ये भी है कि पहले क्या था, सामंतवादियों द्वारा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को वोट पोलिंग बूथ तक जाने ही नहीं दिया जाता था। इतना धांधली। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, राजीव गांधी जी की सरकार ने, तमाम जो सरकारें रही, उनके प्रयास से लॉ एंड ऑर्डर
प्रदेशों की ठीक हुई और लोग मतदान स्थल तक जाने लगे। लेकिन इस बार बिहार की जनता ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही समझदारी का परिचय दिया है कि 11 साल और 20 साल को उलटने के लिए ये पूरा मतदान हुआ है। क्योंकि अनंत सिंह क्या करते हैं? गोलियां चलाते हैं। एक प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। तो जितने गुंडा, बदमाश इस तरीके के लोग हैं, वो चाहे राम रहीम हो हरियाणा में, हर चुनाव में उनको पैरोल पे लाया जाता है। अनंत सिंह को बीच-बीच में क्यों पैरोल पर लाया जाता है? वो बीमारी का बहाना बना करके चुनाव लड़ना। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं बिहार की जी जनता समझती है। और राहुल जी, प्रियंका जी बहुत पहले से लगे हुए थे बिहार के चुनाव ठीक में। जी ऐसा नहीं कि वो 4 दिन पहले आ गए, ठीक क्योंकि उनकी लगे होंगे यात्राएं बिल्कुल जनता ने देखी। बिल्कुल लगे होंगे, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। और कोई काम तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि मनरेगा में नेता नौकरी कर रहा है तो खुदाई कर रहा है। भाई नेता का पद तो और कोई काम ही नहीं, सिर्फ यही उसकी नौकरी है, लगे ही रहने चाहिए। और कहाँ रहेगा? लूडो खेलेगा? लगना ही चाहिए। और कोई काम है क्या? केन चुनाव के दिन नई का कपड़ा पहन के आ गए? 5 साल लगा रहना चाहिए। जनता के बीच में खड़े रहिए या एसी में लेटने से क्या फायदा? खैर, अपर्णा दीक्षित वो कह रहे हैं कि इसलिए जनता निकल पड़ी है एकदम हरहरा के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और नीतीश बाबू को हराना, भाजपा को हराना है। अब 14 तक तो ये मानना पड़ेगा कि निकल पड़ी है। आपकी बात भी माननी पड़ेगी मुझे और इनकी भी माननी पड़ेगी, पासवान जी की। ये तो 14 की दोपहर बाद ही किसी एक को पीछे हटना होगा। अपर्णा जी। जी, सबसे पहले तो आपने कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमने क्या किया है बिहार के लिए। तो बिहार की जनता ने इस बार, जब आपको 14 नवंबर को जब ये नतीजे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या किया है। और मैंने कई डिबेटों में ऐसा बोला है कि बिहार की जनता में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है, बिहार की जनता को हॉस्पिटल, एम्स देने का काम हो रहा है, रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने का काम हुआ है, सड़कें देने का काम हुआ है, बिजली व्यवस्था सुधारने का काम हुआ है, 23 से 24 मखाना बोर्ड दिया है। ऐसे कितने तमाम, जो मैं आज डिबेट में बोलूंगी। लेकिन सर ने कहा जैसा कि आज ये गिनाने का मुद्दा नहीं है, ये नतीजे जो आए हैं, आखिर ये नतीजों में जो बढ़ोतरी हुई है वो क्यों हुई है। तो उसमें मैंने पिछली बार बताया कि महिलाओं का नेतृत्व तो बहुत शानदार रहा। आधी आबादी ये मानती है कि एनडीए गवर्नमेंट रहेगी तो कैसे रहेगा। दूसरा, आपने देखा होगा सर, इन्हीं चुनावों के दौरान मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से एक चीज देखी है कि आरजेडी के समस्तीपुर के मंच से एक छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा था और वहां के प्रत्याशी उस पर तालियां बजा रहे थे आरजेडी के। तो क्या देंगे आप बिहार के भविष्य को? आप उस पर तालियां बजा रहे हो, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि देखो ये गंदा कट्टा बंदूक चलाएगा, दुनाला निकलेगी। तो बिहार ये बनेगा क्या आपके रहते हुए? तो लोगों को तो इस चुनाव में ही दिख गया ना आपकी रैलियों में कि आप फिर से जंगल राज करेंगे। आपने ओसामा को टिकट देकर आपने ये साबित कर दिया कि आप देना जरूरी 20 था। अगर सालों आपको में तमगा लगा था अमिताभ तो जी, आपको नहीं करना, अपर्णा लेकिन आपने किया। अपर्णा दूसरा जी मुझे से एक बात पूछिए, बताइए, 20 सालों में देखिए वो भय, दूसरी भूख, बात बोली। भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बेरोजगारी पलायन कम हुआ, बिल्कुल हुआ, भूख बिल्कुल हुआ, समाप्त बिल्कुल हो हुआ। गई? बता क्या देती हूँ हुआ? कैसे, क्या हुआ? नीतीश बता जी के देती हूँ। बयान से सहमत है कि आजाद उन्होंने भारत महिलाओं के के बारे में इतिहास में, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया था? बता देती हूँ, महिलाओं आजाद के भारत बारे के में इतिहास में उनके जो सुंदर वचन इससे थे, ज्यादा उससे कम आप सहमत हैं? बेरोजगारी दर उसको अगर बैक कभी करेंगी रही हो आप? तो मैं आपको दाद नहीं, के आप साथ कहती बताइए हूँ। ईमानदारी से। आप सुनिए, राष्ट्रीय औसत का ईमानदारी से प्रति बता व्यक्ति रही आय हूँ। 30% है, ओनली 30%, वन थर्ड है, वन थर्ड से भी कम है। आप उस पर सहमत हैं? ये विकास है? ये भय, भूख, देखिए, भ्रष्टाचार के प्रति विषय में व्यक्ति 20 आय, सालों किया गया काम है। प्रति व्यक्ति आय कानून आपकी व्यवस्था की गवर्नमेंट से स्थिति है, लेकर अब तक की पटना के अंदर तब 36,000 व्यापारी की थी, हत्या हो आज जाती है 63,000 और उसके लिए कि बनती है। गवाही ना हो, अरे सुन उसके लीजिए, परिवार में दूसरी हत्या हो जाती है। अब ठीक है, लगातार बताती हूँ, चैलेंजिंग बताती किया हूँ। अपराधी अनंत सिंह चुनाव प्रति में व्यक्ति आय मारते आज ही नहीं, धमकी दोगुना देते से हैं और अधिक गाड़ी बढ़ से चुकी है कुचल के बिहार हत्या में। कर देते हैं। चुनाव सुन आयोग को लीजिए, एक्शन लेकर के जेल 62 भेजना लाख पड़ता है। ये कानून व्यवस्था वहां है। ठीक है पलायन की ठीक है स्थिति कानून सबसे व्यवस्था। ऊपर है। बिहार का प्रवासी दूसरी जगह जाकर सेवा करनी पड़ ठीक है रही है। धर्मेंद्र जी, अभी ये रुकना अपने होगा। रोजगार अपर्णा की बाइंड स्थिति अप के करो है। भाई, समय कम है। अभी अब ये केवल अपर्णा क्या भाई, अपर्णा बाइंड अप करिए भाई, समय कम है। सर सर अगर लोगों को ऐसा लगता है, इन लोगों को कि जंगल राज से ये अछूते रह जाएंगे, तो मैं बता दूं, बिहार के उन मंचों से जो बोला गया था झूठ,
जनता ने ये देखा कि ये दोबारा से आएंगे और जंगल राज लाएंगे। इनके टिकट वितरण में देखिए, इन्होंने फिर से ओसामा को टिकट देके ये लगातार ये साबित करने की कोशिश की कि देखिए हम अपराधियों का, माफियों को संरक्षित हम अभी भी कर रहे हैं और उनको टिकट देकर उन्हें फिर से हम मजबूत करने की स्थिति में आएंगे। और आज भी अगर सब देखेंगे इनकी बाईयानी चांस अगर गवर्नमेंट बनी थी इनकी, तो इन्होंने किस तरीके से काम किया था। तो ठीक ये ठीक है अपर्णा, ठीक है, तो भ्रष्टाचार से मुक्त है हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा, ये हमेशा भ्रष्टाचार करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितने सारे भ्रष्टाचार आज भी सब ठीक है अपर्णा, आ गई बात। कहाँ जाएगा? 2-3 बातें बड़ी रोचक हैं। एक तो कांग्रेस ने बहस के उत्तरार्ध में कम से कम ये मान लिया कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो वो सरकारों के अच्छे शासन के कारण बढ़ता है, व्यवस्थाओं के कारण बढ़ता है। उन्होंने जवाहरलाल जी से शुरू की, हम वहाँ नीतीश जी तक आते हैं। अगर बढ़ा है तो ये तो उन्होंने मान ही लिया। एक और दूसरी बात, जो राहुल गांधी नैरेटिव बना रहे थे उसका खंडन अमरनाथ जी से गलती से हो गया। हालांकि वो जानते तो ऐसी गलत गुस्ताखी नहीं करते, अपने नेता की बात का खंडन करके मुसीबत में पड़े। उन्होंने कहा सब अच्छा है इसीलिए वोट पड़ रहा है। ठीक है, राहुल जी की बात का खंडन हो गया, लेकिन कोई नहीं, बोलना चाहिए, कभी कभी सच भी बोलना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा कि रीतलाल यादव संत है, शहाबुद्दीन का और उस शहाबुद्दीन का बेटा फकीर है। लालू जी किसके लिए निकले वोट मांगने? रीतलाल के लिए। रीतलाल कौन है? जो लोग बिहार के वो जानते होंगे, यूपी वाले नहीं जानेंगे और गूगल से तो समझ भी नहीं पाएंगे। क्या कौन है रीतलाल? बिहार वाला जानता है। एक बात आई, किसी ने कुछ कहा था कि वो लालू जी अस्वस्थ थे हैं कोर्ट में पेपर की बात आई, पेपर में कुछ लिखा जाता होता कुछ है। लालू जी पेपर में अस्वस्थ हैं, बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं, वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन चुनाव है तो वो रीतलाल के लिए रोड शो कर सकते हैं। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। राउस एवेन्यू में तो ये लिख के दिया गया है कि चल ही नहीं सकते हम, लिख के दिया है। तो महाराज ऐसा घोर बाठा ना करो है कि सब घोर के पी जाओ ना, ऐसा नहीं, बुनियादी मसलों पर रहो। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब चुनाव आधा हो गया, इसका मतलब आधे राज्य ने जनादेश दे दिया, आधे 11 को दे देंगे, कितने दिन बचे? आज 7 हो ही गई। तब ये मुद्दे चर्चा में नहीं आते कि घोषणा पत्र में किसने क्या कहा। अरे वो तो जो भी माइंडसेट करना था जनता को, अपना दिमाग बनाना था, बना चुके होगा ना, कि आखिरी समय के लिए इंतजार कर रहा होगा कि नहीं बहस में प्रवक्ता आएंगे अब वो बताएंगे कि किस मुद्दे वोट करना, नहीं ना। और तीसरी चीज, वक्ता हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, पत्रकार हो, कथाकार हो, चित्रकार हो, फिल्मकार हो, कोई हो, पासवान जी, हमको दुख है, हमको सुख है, मेरी बात हमेशा के लिए ध्यान रखिए, हमको दुख है, हमको सुख है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ? हमें राहुल गांधी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें नीतीश बाबू का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें अखिलेश यादव का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यूपी में चाहे बिहार में है। हमारे पेट में खाना है कि नहीं, ये हमसे बेहतर आप जान लोगे क्या यार? गजब बात हो रही है। विकास किया कि नहीं किया, अब तो इस पर बहस करने की जरूरत नहीं, अब तो आधा निर्णय आ ही गया। और विकास बताने की चीज भी नहीं, जो लोग उस विकास नहीं हुआ ऐसा प्रचार करते हैं वो भी जनता की निगाह में तौले जाते हैं, जो कहते सब विकास हो गया वो भी तौले जाते हैं। हमारे गांव में सड़क बनेगी तो हमें धर्मेंद्र कुमार के सर्टिफिकेट की जरूरत है कि अपर्णा दीक्षित की? नहीं ना, हम नहीं जानेंगे कि सड़क बन गई। बोले नहीं अमरनाथ जी ने अभी नहीं कहा टीवी पे, वो बोलेंगे तो मानेंगे। गजब करते हो यार, जिनके घर में बत्ती नहीं थी उनके घर में बत्ती आ गई, वो सुजाता पांडे से जानेंगे कि बत्ती आ गई? वो जला के नहीं देख लेंगे? इसलिए जनता को ऐसा मत समझिए। एक चीज मुझे याद आती है, इंदिरा जी का समय था, इंदिरा जी ने कोई हल्की टिप्पणी कर दी बिहार के लोगों पर,
नेता कर जाते हैं, माइक मिल जाए, भीड़ मिल जाए तो बहक जाते हैं। तो जयप्रकाश जी ने इंदिरा जी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रिय इंदु, भारत का आदमी और विशेष रूप से बिहार का आदमी गरीब हो सकता है, स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकता है, लेकिन उसके विवेक और राजनीतिक विवेक पर सवाल मत उठाइए। मैं यही बात नेताओं से कहूंगा, अपने को सर्वज्ञ मत समझिए। बिहार का आदमी आप सबसे ज्यादा समझदार है। और एक आखिरी बात कहता हूं कि कांग्रेस का बिहार को समझने का कैसा वो है, उसके पास मैकेनिज्म है। सुजाता जी बड़ी काम की चीज कह रहे हो, गूगल पर नहीं मिलेगी। जब जयप्रकाश बाबू ने आंदोलन शुरू किया तो चचा गफूर वहां मुख्यमंत्री थे, बिहार के पहले और आखिरी मुसलमान मुख्यमंत्री। क्या वो बेहतरीन पान खाते थे, हाथ में चूना रखते थे और छड़ी लेके चलते थे, चांदी की मूठ वाली। ठीक, इंदिरा गांधी ने कहा कि गफूर को बुलाओ। बोले ये क्या बवाल है? तो गफूर ने कहा कि मैडम, कदम कुआं के 10-5 कलाला काइस्त हैं केवल, बाकी कुछ नहीं। क्या? और उस आंदोलन ने इंदिरा जी की सत्ता खा ली। तो बाद में इंदिरा जी समझ गई कि अब्दुल गफूर के पास कितनी बुद्धि थी। क्या? ये कांग्रेस का बिहार को समझने का उदाहरण है कि कांग्रेस कितनी बेहतरी से बिहार को समझती है। 1985 से बिहार में कांग्रेस के हाथ में हल्दी नहीं लगी। अमरनाथ बाबू गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। 1985 से। क्या? अपर्णा जैसे लोग, सुजाता पांडे जैसे लोग जन्मे होंगे तब से हल्दी नहीं लगी हाथ में। सोचो, आखिरी मुख्यमंत्री जगन्नाथ बाबू थे, उसके बाद से मुख्यमंत्री का मुंह नहीं देखा। और उत्तर प्रदेश में राम भजो 1989 के बाद से आपकी शपथ ग्रहण नहीं हुई। छोटी बात है। आपके शपथ लिए मुख्यमंत्री आखिरी कौन थे? पंडित नरेंद्र तिवारी। उसके बाद तो फिर कोई नहीं रहा। तब कहां क्रांति हो रही है तो बताओ। बिहार में लालू रहे या नीतीश रहे, 15, 20, 35 साल तीसरी धारा के लोग रहे ना, कांग्रेस के तो नहीं रहे। कांग्रेस के पास देश के 2 सबसे बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री हुए एक युग बीत गया है, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।